हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेक। अगर आप क्लास 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड आपका स्ट्रीम कॉमर्स है तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पे आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक हर एक चैप्टर का प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको मिलेगा। ये इस चैनल का पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स एंड बिजनेस रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे ताकि बाद में हमें प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आए। शुरू बिल्कुल बेसिक से होगा, इसीलिए पहले क्लास 11, देन क्लास 12 एंड बाद में डिग्री लेवल का भी आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी क्लास में हो, फाइनेक्स से सारा डाउट अच्छे से क्लियर करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का क्लास 1 है। 2 या 3 क्लासों में हम लोग सारा बेसिक टर्म्स एंड जो बेसिक अकाउंटिंग रूल्स है उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में शिफ्ट करेंगे। तो देखते हैं जो आज का पहला टर्म है वो क्या है। पहला टर्म है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या है? प्रोप्राइटर इज द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु ओन ए बिजनेस। ऑल द बिजनेस रिस्क इज अंडरटेकन बाय देम एज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड बाय देम। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो प्रोप्राइटर क्या है? कोई भी बिजनेस का ओनर मतलब मालिक। वो एक इंसान भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है अगर पार्टनरशिप बिजनेस है। मतलब एक बिजनेस का ओनर को हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। ओनर मतलब जिसने एक बिजनेस को शुरू करने के लिए उस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है और सारा रिस्क भी वो ले रहा है एंड प्रॉफिट भी ले रहा है। तो जो बिजनेस का ओनर है उसे हम लोग प्रोप्राइटर कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एंटिटी। एंटिटी क्या है? It is a term used to mean an organization which has a separate and different identity from its members. Example, Nath Brothers, Reliance Industries Limited, etc. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी जिसका एक खुद का पहचान हो उसे हम लोग एंटिटी कहते हैं। खुद का पहचान मतलब क्या? हमारे आसपास में कुछ अब दुकान या फिर शॉप सबको पता होगा जिनका कोई नाम नहीं रहता है। मतलब हम लोग उनको कैसे जानते हैं? चाचा का दुकान, चिंटू का दुकान। तो वो सब दुकानों का कोई खुद का पहचान नहीं होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े कंपनी का क्या होता है? खुद का नाम रहता है। एक नाम रहता है जिन नामों से उनको हम लोग जानते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, कॉलगेट हो गया, ये सब कंपनीज का नाम हम लोग को पता है। मालिक के बारे में हम लोग नहीं जानते। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक पहचान है, खुद का एक नाम है और उसी नाम से लोग उसे जानते हैं, उसे हम लोग एंटिटी कहते हैं। सिर्फ नाम अलग नहीं रहता है, उस नाम से वो सब कंपनी का खुद का प्रॉपर्टीज रहता है, बैंक अकाउंट रहता है। एक इंसान के नाम पे जो जो कुछ रह सकता है, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे भी सारा कुछ रह सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। तो उसे हम लोग एंटिटी कहते हैं जिसका एक खुद का पहचान हो और आइडेंटिटी हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते क्या है। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। तो कैपिटल तो बहुत लोगों को पता ही होगा। कैपिटल क्या है? इट इज द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर इन कैश और काइंड एंड इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब एक बिजनेस शुरू करने के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मली एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए? कैश चाहिए। अगर आप एक दुकान भी खोलते हो तो उसके लिए एक बिल्डिंग चाहिए होगा, एक जगह चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा। तो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, कैश हो गया, दुकान में सामान रहना पड़ेगा तो स्टॉक हो गया। तो ये सारा कुछ दे के आप क्या करते हो? एक बिजनेस को शुरू करते हो। तो जो जो रिसोर्सेस चाहिए होता है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो बिजनेस का कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और फॉर एनी प्राइवेट पर्पस इज कॉल्ड ड्राइंग। मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो अगर बिजनेस रिलेटेड कोई भी सामान या फिर कैश जो बिजनेस का है वो अगर खुद के यूज के लिए विथड्रॉ करता है बिजनेस से तो उसे ड्राइंग कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मेरे पास एक दुकान है, समझ ले मेरे पास एक गारमेंट शॉप है, कपड़े का दुकान है। मैं अपने कपड़े का दुकान से एक टी शर्ट लेके आता हूँ खुद के यूज़ के लिए। तो वो तो मैं सेल नहीं करूँगा, खुद पहनूंगा। उसे हम लोग ड्राइंग कहेंगे क्योंकि ये सेल नहीं कर रहा हूँ मैं, खुद पर्सनल यूज़ के लिए वो चीज़ मैं बिजनेस से ला रहा हूँ, तो वो ड्राइंग हो गया। ऐसे अगर बिजनेस में कुछ भी लाता हूँ, अगर मैं कैश लेके आता हूँ जो बिजनेस के लिए है, वो कैश ले आके मैं अपना घर का कोई खर्चा देता हूँ, खुद का कोई एक्सपेंसेस देता हूँ, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग मतलब
कोई भी चीज़ या फिर कोई भी रिसोर्सेज जो बिजनेस रिलेटेड है उसे हम लोग अगर पर्सनल, जो भी ओनर है वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता हो तो उसे ड्राइंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, ट्यूशन फीस पेड बाय द ओनर आउट ऑफ बिजनेस कैश। मतलब ओनर ने बिजनेस कैश में से ट्यूशन फीस दिया है अपने लड़के का या फिर कोई भी घर का जिसका ट्यूशन फीस उसने पे किया है बिजनेस कैश में से, तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंशन नहीं है, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहेंगे। नेक्स्ट है एसेट्स। तो एसेट्स क्या है? एनीथिंग व्हिच इज इन द पोजीशन और इन द प्रॉपर्टी और इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड एन एसेट। मतलब एक बिजनेस का प्रॉपर्टी को हम लोग एसेट्स कहते हैं। जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम लोग बिजनेस को एसेट्स कहते हैं। तो एसेट्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है नॉर्मली। तो क्या है वो सब? फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, कॉन्टीजेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या है। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूअस यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर सेल। इसका 2-3 पॉइंट आप समझ लिए। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है, वो प्रॉपर्टी है जो बिजनेस में हमेशा के लिए रहता है या फिर लंबे समय के लिए रहता है, जो बिजनेस का प्रोडक्शन में या फिर अगर बिजनेस कोई सर्विस डिलीवर कर रहा है तो उसमें हेल्प करता हो। ये बिजनेस सेल करने के लिए नहीं खरीदता है। मतलब अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हो और आपको चाहिए कि आपका एक फैक्ट्री बना हो, आप फैक्ट्री बैठा हो, तो उसके लिए आपको एक लैंड चाहिए होगा। उस लैंड के ऊपर आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हो। तो फैक्ट्री हो गया, लैंड हो गया, ये सब बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि आप इसे सेल करने के लिए तो नहीं कर रहे हो, आप इसमें खुद का बिजनेस करने के लिए एक्वायर कर रहे हो। तो ये सारा एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के पास रहेगा और हेल्प करेगा बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विस डिलीवर करने के लिए, वो बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स होता है। एग्जांपल देख लीजिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एसेट्रा। सेकंड एसेट है टेंजिबल एसेट्स। अभी जो फिक्स्ड एसेट्स अभी समझा है वो ज्यादातर टेंजिबल एसेट्स है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या है? कोई भी एसेट्स, वो कोई भी एसेट्स हो, अगर हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक शेप है, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन, टच्ड एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, जिसका एक फिजिकल शेप है, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो अभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो फिर ऐसा कोई एसेट्स है क्या जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? बिल्कुल है, आगे समझेंगे। तो टेंजिबल एसेट्स मतलब वो ऐसे जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका एक फिजिकल शेप रहेगा, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। ये जो मैंने अभी बताया था ना, कुछ कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, touched and do not have physical existence are called intangible assets। मतलब कोई भी एसेट्स जिसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल शेप नहीं है, उसे हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे गुडविल होगी। गुडविल क्या है? गुडविल पता है आप लोग? गुडविल मतलब नाम। मतलब मान लीजिए आप किसी भी दुकान से सामान लाते हो, उस दुकान में आप क्यों जाते हो सामान लाने के लिए? 2-3 रीज़न हो सकते हैं। आप बोल रहे हो कि भैया उस दुकान में जो इंसान है, जो उस दुकान का मालिक है, उससे बहुत अच्छा जान पहचान है, या फिर इस दुकान में सामान अच्छा मिलता है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, आप दुकान को ट्रस्ट करते हो। जैसे अगर हम लोग कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग अमूल को ट्रस्ट करते हैं नॉर्मली। कोई बेबी प्रोडक्ट है तो हम लोग जॉनसन को जानते हैं। तो ये जो हम लोग जानते हैं इस कंपनी का, अगर कोई भी डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोई भी डिटर्जेंट हम लोग क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं। तो सर्फ एक्सेल तो अलग कंपनी है, लेकिन कोई भी डिटर्जेंट हम लोग सर्फ बोलते हैं। कोई भी पेस्ट हम लोग कोलगेट बोलते हैं। तो इस कुछ कुछ कंपनीज हैं जिसने ये क्रिएट किया है, ये ट्रस्ट ओवर द ईयर्स, बहुत सालों में कस्टमर के मन में, लोगों के मन में, उनके लिए ट्रस्ट, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट से वो ट्रस्ट क्रिएट किया है। ये जो इस कंपनी के ऊपर हम लोगों का भरोसा है, हम लोग जो उस कंपनी को ट्रस्ट करते हैं कि ये हम लोगों को खराब सामान नहीं देगा, अच्छा प्रोडक्ट देगा, वो चीज़ उस कंपनी के लिए क्या है? गुडविल है। तो गुडविल का वैल्यू होता है। वो अगर कंपनी कभी भी सेल करेगा दूसरे किसी को, तो गुडविल के लिए भी पैसा लेगा, क्योंकि वो इतना साल तक मेहनत करके वो ट्रस्ट बिल्ड किया है, जिसके लिए उसके पास आज कस्टमर्स है। तो उसका भी, वो भी बिजनेस के लिए एक क्या है? एसेट है। तो इसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग को पता है कि ये कंपनी का बहुत नाम है, मार्केट में बहुत वैल्यूएशन है। तो वो चीज़ कंपनी के लिए क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। उसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स
which are meant for sale or which can be converted into cash within 1 year। मतलब जो एसेट सेल करने के लिए हम लोग के पास है या फिर जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो करंट एसेट्स है। मान लो कि आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस से मैंने कुछ सामान खरीदा है, कोई भी आप गारमेंट शॉप ले लीजिए, उसमें से मैंने कुछ कपड़ा खरीदा है और आपके साथ मेरा जान पहचान है। मैं आपको बता के आता हूँ कि मैं ये जो अमाउंट होगा जो मैंने खरीदा है उसके लिए जो पैसा होगा मैं आपको अगले महीने में दूंगा। तो आपके पास से तो सामान चला गया लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है, तो मैं आपके लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। तो अभी आपको पैसा मिलना है मुझसे, तो ये आपके लिए एसेट है। वो इस तरह का एसेट है, जब मैं पैसा दे दूंगा तो वो क्या हो गया, वो एसेट कैश में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी एसेट जो 1 साल के अंदर आपके पास कैश में आ जाएगा तो वो करंट एसेट्स होता है। जैसे स्टॉक, दुकान में सामान रहता है। अभी मान लो आप दुकान में जब भी सामान उठाते हो तो सामान क्या आप ऐसे सोचते हो कि 6 साल में सेल करूंगा? नहीं ना, नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि 1 साल या 6 महीने में वो सामान सेल हो जाएगा। तो आपके दुकान में जो स्टॉक है, सामान है, वो भी आपका एसेट है, प्रॉपर्टी है। वो एसेट जब भी सेल होगा, वो स्टॉक जब भी सेल होगा, आपके पास से स्टॉक चला जाएगा लेकिन क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। आपने स्टॉक को सेल किया, कस्टमर ने आपको क्या किया, कैश दे दिया, पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से कोई भी एसेट जो 1 साल के अंदर नॉर्मली कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स क्या है, जो एसेट ऑलरेडी कैश में है या फिर जिसे हम लोग इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स है। जैसे लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड। मतलब बहुत कम टाइम के अंदर हम लोग उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले स्टॉक का एग्जांपल दिया था। अभी मान लो आपके पास 100 रुपये का स्टॉक है, आपके पास 100 रुपये का सामान है दुकान में। अगर आप चाहो कि अभी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर लो तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई तो खरीदना पड़ेगा ना आके वो 100 रुपये का सामान। और कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा, ये तो आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपनी इच्छा से उसे इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब वो सेल होगा तब उसके अगेंस्ट में आपको कैश मिलेगा। लेकिन लिक्विड एसेट्स वो है जो आप जब चाहो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके बैंक में पैसा है लेकिन आपके हाथ में नहीं है, आपके पास एटीएम कार्ड है, अब अभी जाके उसे क्या कर सकते हो, कैश ले सकते हो एटीएम से। तो कैश में आ गया ना आपके हाथ में, आपका बैंक में अकाउंट में बैलेंस था, वो भी आपका एसेट था। तो एसेट आप इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास चेक है, किसी ने आपको चेक दिया है, आप जाके, चेक भी आपका एसेट है, तो वो एसेट जाके आप बैंक में दोगे, बैंक आपको क्या करेगा, कैश दे देगा हाथ में। तो ये सारा कुछ आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब जो इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड एसेट्स है। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या है? वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच गेट एग्जॉस्टेड थ्रू बीइंग वर्कड और यूज्ड। जो यूज करते करते उसका वैल्यू खत्म हो जाता है और वो यूजेबल नहीं रहता है। जैसे माइंस हो गया, ऑयल फील्ड हो गया। माइन मतलब कोई भी माइन, कोल माइन समझ लो आप, जिसमें से आप कोल एक्सट्रैक्ट करते करते निकालते निकालते एक टाइम के बाद वो कोल माइन और काम में नहीं आता है, वो अबैंडन किया जाता है, उसको यूज नहीं होता है वो चीज़। जो भी एसेट यूज करते करते उसका यूजेस खत्म हो जाता है और कोई भी यूज में नहीं आता वो वेस्टिंग एसेट है। एक दिन जाके वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। जैसे ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड में ऑयल एक्सट्रैक्ट करते निकालते निकालते एक टाइम के बाद वो ऑयल फील्ड और कोई भी यूजेबल कंडीशन में नहीं रहता है या फिर यूज नहीं कर सकते हम लोग। दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग एसेट। कॉन्टीजेंट एसेट्स, ये समझ लीजिए, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है लेकिन कुछ नहीं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। ए कॉन्टीजेंट एसेट इज ए पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ व्हिच विल बी कंफर्म्ड only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise। मतलब पास्ट में कुछ हुआ है, वो एसेट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा फ्यूचर के कुछ इंसिडेंट के ऊपर, इवेंट के ऊपर। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल से समझिए, आपसे किसी ने कोई सामान खरीदा है और आपको बताता है कि 3 महीने में पेमेंट कर देगा, लेकिन 3 महीने में आपको पेमेंट नहीं मिलता है। आप उसे इंसिस्ट करते हो कि पेमेंट कर दे क्योंकि आपको चाहिए, लेकिन फिर भी वो पेमेंट नहीं करता है और डिनाई करता है कि मैंने तो आपसे कोई सामान नहीं खरीदा है। तो आप इस सिनेरियो पे, इस सिचुएशन में क्या करोगे? आप अगर लीगल प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप क्या करोगे, आप जाके केस फाइल करोगे, कंप्लेन करोगे। तो केस अभी कंप्लेन करने, आप अगर केस फाइल करने के बाद क्या होगा, अगर फ्यूचर में जाके आप केस जीतते हो
तो कोर्ट के ऑर्डर से उसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर वो पेमेंट करता है तो आपके लिए एसेट है। आज के दिन में वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपको तो पेमेंट मिलना है ना उससे। लेकिन पेमेंट मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है केस फाइल करने के बाद कोर्ट का क्या डिसीजन होगा उसके ऊपर। अगर आप केस हार जाते हो तो आपके पास वो पैसा नहीं आएगा। तो अगर एसेट तब होगा जब वो पैसा आपको मिलेगा। तो ये फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप केस, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप केस हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। अगर जीत जाओगे तो पैसा मिल जाएगा, अगर हार जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्टीजेंट एसेट है। आज के दिन में हम लोग इसे किसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्टीजेंट एसेट बोल के रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम लोगों को पता है कि हम लोगों के लिए एसेट है, पैसा यहाँ से मिलना है, लेकिन ये डिपेंड करेगा फ्यूचर के कुछ इवेंट के ऊपर कि हम लोग केस फाइल किया है, हम लोगों ने केस जीतेंगे तो पैसा मिलेगा, अगर हारेंगे तो केस तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्टीजेंट एसेट जो फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets. Such assets include the expenditure not yet written off, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अब इसका मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस एक साल में खत्म नहीं करता है, वो ओवर द 4 या 5 साल के लिए वो एक्सपेंसेस यूज करता है। तो अगर इस साल में जितना यूज़ हुआ तो हुआ, और बाकी जितना भी रहेगा वो नेक्स्ट साल के लिए हम लोग एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसे फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई भी कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करता है, जो कैंपेन का वैल्यू होता है 1 लाख, जो 5 साल तक चलेगा। तो एक साल में उसका कितना खर्चा आएगा, 20,000, और 80,000 नेक्स्ट 4 साल में खर्चा होगा। तो 20,000 तो इस साल में खर्चा हो गया 1 लाख का, बाकी 80,000 होगा नेक्स्ट 4 साल में। तो 80,000, बाकी 80,000 क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट्स होगा, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट ईयर में और उसके लिए अलग से पैसा देना नहीं होगा, वो हम लोग इस साल में फिक्टिशियस एसेट्स के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये 8 कैटेगरी होता है एसेट्स का। उसके बाद हम लोग आएंगे लाइबिलिटी। तो जिस तरह से एसेट्स को हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसी तरह से लाइबिलिटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइबिलिटी क्या है, द अमाउंट व्हिच द फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लाइबिलिटी। मतलब हम लोगों को देना है, जैसे हम लोग ने कुछ क्रेडिट में कुछ सामान खरीदा है किससे, या फिर बैंक लोन लिया है, जो हम लोगों को बाद में जाके पेमेंट करना है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। जो बाद में हम लोगों को कुछ ना कुछ किसी से मिलना है, बेनिफिट मिलना है किसी से, वो एसेट हो गया। और हम लोगों से कुछ जाना है, हम लोगों को किसी को पेमेंट करना हो, या फिर बाद में मेरे से कुछ जाएगा, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। जैसे बैंक लोन हम लोग लेते हैं, तो बैंक लोन तो बाद में जाके विथ इंटरेस्ट हम लोग को रिपे करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम लोगों को क्या है, लाइबिलिटी है। सेम उसी तरह से हम लोग किसी से अगर सामान खरीद के लाते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं जिसके लिए हम लोग ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि हमें बाद में जाके पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसी तरह से लाइबिलिटी को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी, एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी क्या है, करंट एसेट्स क्या था, जो एसेट्स 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एसेट हम लोग सेल के लिए ही एक्वायर करते हैं। करंट लाइबिलिटी क्या है, current liabilities are those liabilities which are to be paid within a short time, generally within 1 year। मतलब जो लाइबिलिटी हम लोगों को 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। मतलब मान लो कि आप किसी से कुछ खरीद के लाए हो जिसका पैसा आपने नहीं दिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 साल बाद पेमेंट करोगे। तो नॉर्मली अगर हम लोग कुछ किसी से क्रेडिट में खरीद के लाते हैं, तो हम लोग 1 साल के अंदर उसे पेमेंट कर देते हैं। तो जो भी चीज़ आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड योर करंट लाइबिलिटी। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर हो गया। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है पता है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए करंट अकाउंट रहता है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में एक डिफरेंस रहता है। सेविंग अकाउंट नॉर्मली हम सबका नॉर्मली सेविंग अकाउंट रहता है, जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं, जिसके ऊपर बैंक एक इंटरेस्ट देता है। लेकिन करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट नॉर्मली सारा बिजनेसमैन का करंट अकाउंट रहता है। उसका फैसिलिटीज़ यह है कि उसमें आप जितना मर्जी पैसा डाल सकते हो, जितना मर्जी आप पैसा उस पर उठा सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं रहता है कि दिन में या फिर महीने में इतना बार आप विड्रॉ कर सकते हो या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि बैंक उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। आप सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए उसमें पैसा डिपॉजिट करना फिर विड्रॉ करना, ये सभी आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये करंट अकाउंट में बैंक क्या करता है, और एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप निगेटिव बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। मान लो कि आपके पास अकाउंट में 500 रुपीज़ है और आपको किसी को 600 पेमेंट करना है,
तो अगर आप 600 का एक चेक साइन करके देते हो लेकिन आपके अकाउंट में क्या है 500 है, तो बैंक क्या करता है आपके अकाउंट से 600 पेमेंट कर देता है, लेकिन आपके अकाउंट में तो 500 है। तो बैंक आपके अकाउंट को माइनस करके पेमेंट करता है, मतलब -100 कर देता है और टोटल 600 पेमेंट कर देता है। तो 100 किसने पेमेंट किया? फिर बैंक ने पेमेंट किया, लेकिन आपके अकाउंट में तो 500 था। अभी आपके अकाउंट में कितना है? -100 है। बाद में जब आप जाके डिपॉजिट करोगे, मान लो बाद में आप जाके 200 रुपया डिपॉजिट करते हो, तो तब बैंक क्या करेगा, वो जो माइनस में 100 रुपीज था वो आपके अकाउंट से काट लेगा। ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है, जो माइनस में करके अकाउंट से बैंक पेमेंट कर देता है किसी को, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये एक करंट लाइबिलिटी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का अकाउंट माइनस में, हम लोग 1 साल बाद जाके उसमें कोई डिपॉजिट करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जो भी अमाउंट आपको 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना है, दैट इज कॉल्ड योर करंट लाइबिलिटी। उसके बाद फिक्स लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी क्या है? फिक्स लाइबिलिटी जो आपका लंबे समय तक होता है, मतलब 1 साल से ज्यादा समय के लिए होता है। जैसे फिक्स लाइबिलिटी या दोज लाइबिलिटी व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली मोर देन ए ईयर, जिसका पेमेंट करने का टाइम 1 साल से ज्यादा रहता है। नॉर्मली बैंक लोन, कभी भी कोई ऐसा बहुत कम ही होता है कि बैंक लोन हम लोगों को 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है। हम लोग ने बैंक लोन अगर हम लोग ने लिया है तो नॉर्मली 5 साल 10 साल के लिए लेते हैं हम लोग। तो वो क्या है, बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए है, बहुत लंबे समय तक के लिए वो लाइबिलिटी है, वो हम लोगों के लिए फिक्स लाइबिलिटी है। लास्ट है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। A contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Example, court case for compensation filed by the company against others. अबे कॉन्टीजेंट एसेट क्या था, मैंने समझाया था। मान लो कि आपको किसी से पैसा मिलना है लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो आप केस फाइल कर सकते हो। अगर आप जीतते हो तो आपको पैसा मिलेगा, अगर हारते हो तो नहीं मिलेगा। तो वो था कॉन्टीजेंट एसेट। अगर केस जीतते हो तो आपको पैसा मिलेगा, वो एसेट है। लेकिन ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब अभी आपको किसी को पेमेंट करना है, तो वो भी फ्यूचर के किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको पेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर फ्यूचर में जाके आपको पेमेंट करना है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, अगर नहीं करना है तो आपके लिए वो लाइबिलिटी नहीं है। तो ये है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो कॉन्टीजेंट एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही फ्यूचर के इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है कि आपको पैसा देना है तो वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, और फ्यूचर के इवेंट के ऊपर अगर डिपेंड करके आपको किसी से पैसा मिलना है तो वो आपके लिए कॉन्टीजेंट एसेट है। आई होप सारा टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। बाकी सारा टर्म्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और कुछ बेसिक अकाउंटिंग रूल्स को भी समझेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।